दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त है चला है जनहित का। जनहित में आज की पहली बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं सरदर्द की, एसआईआर दर्द। ये वही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसे अब वोट चोरी का नया नाम मिल चुका है और इसी को लेकर आज विपक्ष का दर्द सड़क पर छलक आया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आज वोट चोरी के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च किया है, लेकिन चुनाव आयोग से मिल नहीं पाए। उसके पहले ही पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश सभी को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। तो इस खबर में जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई देश में वोटों की चोरी हो रही है या फिर वोट चोरी के नाम पर जो हो रहा है वो भी वोट बढ़ाने का एकमात्र फंडा भर है। आज जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, हम भी वहीं से शुरू कर लेते हैं। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के सांसद आज फिर संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा हुए। पैदल मार्च के लिए खासतौर पर टोपियां प्रिंट कराई गई थीं जिन पर एसआईआर लिखा था, उस पर क्रॉस का निशान था। विपक्षी सांसद तरह तरह के नारों को प्ले कार्ड लिए हुए दिखा रहे थे। जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वोटर लिस्ट का वो खत्म किया जाए, चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा ये आंदोलन चलेगा। मोदी जी होशियार। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है। जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? मकरद्वार पर थोड़ी देर नारेबाजी के बाद पैदल मार्च शुरू हो गया। इसमें विपक्ष के नारे और आरोप दोनों को सुनना आपके लिए जरूरी है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। चुनाव आयोग ने विपक्ष को दोपहर 12 बजे का वक्त दिया था। इसमें कंडीशन भी थी कि सिर्फ 30 लोगों का डेलीगेशन उससे मुलाकात करेगा, लेकिन विपक्ष के कम से कम 200 सांसद पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेड अड़ा दिए और पैदल मार्च को चुनाव आयोग के दरवाजे पर ही रोक दिया। इस पर विपक्षी सांसदों ने फिर से नारेबाजी, हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके सामने है अखिलेश यादव की। विपक्ष अड़ा रहा कि चुनाव आयोग से 30 नहीं बल्कि सभी सांसद मुलाकात करेंगे। इसी तनातनी में विरोध के स्टंट भी शुरू हो गए। महुआ मोइत्रा समेत 3 महिला सांसद बैरिकेड पर चढ़ गए, हालांकि उसे वो पार नहीं कर पाई। स्टंट सिर्फ अखिलेश यादव का ही सक्सेसफुल रहा, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव ने पुलिस वाले को समझा बुझा दिया कि वो उन्हें रोकने की कोशिश कतई ना करे। इसके बाद आप देखिए वो फुर्ती से कैसे बैरिकेड पर चढ़ गए और उसे लांघ कर दूसरी ओर कूद गए। अखिलेश ने एक तरह से बैरिकेड फांदकर राहुल गांधी की महफिल ही लूट ली, क्योंकि सुबह से जब से ये तस्वीर आई है, ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। उसके बाद सड़क पर पालथी मारकर वो बैठ गए और मीडिया से बातचीत शुरू कर दी। जाना चाहते हैं, पुलिस किसने भेज दी? अरे भाई हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस किसने भेज दी है बताओ, हमारी मदद करो।
हालांकि अखिलेश के जंप ने प्रदर्शन को बूस्ट भी किया, क्योंकि इसके बाद पुलिस ने सभी विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बसों में बिठाना शुरू कर दिया। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। राहुल गांधी ने बस की खिड़की से सरकार को ललकारा है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अब चुनाव आयोग के दफ्तर से संसद मार्ग थाने तक हिरासत का दृश्य देखें। पूरे रास्ते भर सांसद नारे लगाते रहे और प्रियंका गांधी तालियां बजाकर उनका जोश बढ़ा रही थी। गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात शुरू किए हैं भाई, उनका जवाब इस इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। हालांकि विपक्ष के इस प्रदर्शन में सांसदों के कदम भी लड़खड़ाए। तेज गर्मी में 2 महिला सांसद चक्कर खाकर गिर पड़ी और ये दोनों ही महिला सांसद तृणमूल कांग्रेस की थीं। संसद से पैदल मार्च शुरू करते ही टीएमसी की मिताली बाग को चक्कर आ गया। उन्हें दवा देने खुद राहुल गांधी लौट कर आए, थोड़ी देर वहां रुके भी। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बस में चक्कर आ गया। बस में महुआ की देखभाल करने के लिए राहुल गांधी के अलावा संजय राउत भी थे। दोनों ने महुआ को सहारा देकर बिठाया, पानी पिलाया और भी सांसदों ने उनका ख्याल रखा। हालांकि 1.5 से 2 घंटे संसद मार्ग थाने में बिठाए रखने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी सांसदों को छोड़ दिया गया। लेकिन इस चक्कर में चुनाव आयोग से मिलने का जो मुहूर्त था वो फिलहाल निकल गया। थाने से छूटते वक्त भी विपक्ष ने दोहराया कि वोट चोरी के खिलाफ वो आगे भी सड़क पर आएंगे। संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई से विपक्ष बिहार में एसआईआर का मुद्दा लगातार उठा रहा है और इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसे वोट चोरी का टाइटल बाद में राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी पर इंडिया गठबंधन को प्रेजेंटेशन दिया था। 8 अगस्त को बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली करके चुनाव आयोग पर आरोप दोहराए। 10 अगस्त को वोट चोरी के खिलाफ वेबसाइट लॉन्च की, मिस्ड कॉल नंबर जारी किए और इसके बाद राहुल गांधी का ये चौथा एक्शन था जिसमें उन्होंने सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा करके आज भी संसद नहीं चलने दी और चुनाव आयोग तक पैदल मार्च किया। वोट चोरी के इस प्रदर्शन के खिलाफ आज सरकार ने भी फ्रंट फुट पर आकर अपनी बात रखी है। कहा है कि वो हंगामे की परवाह नहीं करेगी, इसके बीच भी संसद में बिल पास करवाएगी। बीजेपी ने पलटवार किया कि राहुल गांधी की संगत में आकर पूरा विपक्ष संसद का वक्त और देश का पैसा बर्बाद करने पर तुला हुआ है। संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। 30 सदस्य को बुलाया फिर जाता नहीं है, बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है, पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। देश विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया।
आप देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश को बदनाम करके, लोकतंत्र को बदनाम करके उसको कमजोर करने का पाप कर रहे हैं। आप जीतो तो सब ठीक है और आप हारो तो सब खराब है। मैं देश की जनता को सावधान करना चाहता हूं, इनकी साजिशों से सावधान रहें। ये देश को कमजोर और बदनाम करने का पाप कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे में संसद का कितना वक्त खराब हो चुका है। 21 जुलाई से अब तक लोकसभा में सिर्फ 32 घंटे का ही कामकाज हो पाया। ये आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, सिर्फ 32 घंटे का ही कामकाज। वहीं राज्यसभा में 21 जुलाई से अभी तक सिर्फ 27 घंटे 36 मिनट ही कार्यवाही चल पाई है और संसद के हर मिनट की कीमत 2.5 लाख रुपए होती है। यह हम आपको कई बार बता चुके हैं, देश को याद भी हो चुका है। चुनाव आयोग राहुल गांधी को 2 बार कह चुका है कि अगर उन्हें वाकई लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है तो शपथ पत्र दे दें, लेकिन राहुल गांधी इससे साफ इनकार कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा है राहुल गांधी मानते हैं कि आरोप सही है तो शपथ पत्र उनकी ओर से दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, जवाब दिया कि मैंने संविधान की शपथ ली है, क्या इतना काफी नहीं है? चुनाव आयोग ने फिर कहा राहुल को आरोपों पर भरोसा नहीं है तो फिर वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। बार बार चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया है और इसी वजह से कहा गया है कि राहुल को आरोपों पर भरोसा नहीं तो देश से माफी मांगे। राहुल गांधी का जवाब आता है कि तस्वीर देश के सामने है, इसी के लिए अब छिपना मुश्किल है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया राहुल के पास 2 ही विकल्प हैं, शपथ पत्र या फिर देश से माफी। राहुल गांधी ने कहा कि इसी के डेटा पर दस्तखत आखिर क्यों करूं, वो अपनी वेबसाइट जाकर चेक कर लें। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी और इसी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं, तो राहुल गांधी से भी शपथ पत्र की मांग की जा रही है, ये कहते हुए कि सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं लगाएं बल्कि शपथ पत्र देकर अपनी बात को पुख्ता भी बनाएं। वहीं बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण 25 जुलाई को खत्म हो गया था। बिहार में एसआईआर के बाद 1 अगस्त को जो वोटर लिस्ट जारी हुई उसमें 65,64,000 वोटर्स के नाम हटाए गए। इनमें 22,35,000 वो हैं जिनकी मौत हो चुकी है, 36,28,000 वो हैं जो पलायन कर चुके हैं, 7,01,000 वो हैं जिनका एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट में नाम पाया गया था। और ऐसा नहीं है कि जिनके नाम गलती से कट छट गए उनके दोबारा जुड़ नहीं सकते हैं। चुनाव आयोग ने पूरे 1 महीने का वक्त दिया है कि ऐसे लोग अपनी कंप्लेन करें, शिकायत करें और उन्हें लगता है कि कोई फर्जी वोटर जुड़ गया है तो उसकी शिकायत वो जरूर अपने संज्ञान में लाते हुए चुनाव आयोग तक पहुंचाएं। अब आप चुनाव आयोग की वेबसाइट के 2 पन्ने देख लीजिए। ये एक चार्ट है जिसे चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से रोज अपलोड उनकी ओर से किया जा रहा है। इसमें अपडेट दिया जा रहा है कि आज वोटर लिस्ट को लेकर कितनी शिकायतें आई हैं। एक पन्ना 1 अगस्त का है और दूसरा यानी 11 अगस्त का, और इस पर गौर कीजिए कि 11 दिनों में एक भी शिकायत, बीते 11 दिनों में एक भी शिकायत नहीं आई है। गलती से किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया या फर्जी ढंग से किसी का नाम जुड़ गया। जबकि इन्हीं पन्नों पर देखिए कि बिहार में विपक्षी दलों यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों के मिलाकर 65,000 से ज्यादा बीएलए हैं, लेकिन इनमें से एक ने भी 11 दिनों में एक भी शिकायत का दावा नहीं किया है। बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के दल ऐसी ही चीजों के आधार पर ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट के नाम पर इंडिया ब्लॉक जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा है। बिहार के लोगों में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जो मुद्दा मैं देख रहा हूँ दिल्ली में ही लोग घूम घूम करके ये कर रहे हैं। बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन ने ये जो एसआईआर किया है बहुत अच्छा काम किया है। संविधान का उल्लंघन करने वाली ये कांग्रेस और उसके विपक्षी दल ये हताशा मार्च कर ले, लेकिन हमेशा निराशा ही इनके साथ में रहेगी। पहले ईवीएम पे वो संशय लेते थे, अब बोल रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में चोरी होगी। असल में वोटिंग लिस्ट की चोरी नहीं हो गई है, उनकी बुद्धि की चोरी हो गई है। वो हुलाउल गांधी है।
तो पक्ष विपक्ष की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें देश में 2014 से 2024 तक विपक्षी दलों ने ईवीएम हैकिंग का मुद्दा कई बार उठाया, लेकिन चुनाव आयोग के ईवीएम हैकिंग का चैलेंज दिया गया तो इसे पूरा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर लौटने की मांग उठी, लेकिन एक भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाई। लेकिन चुनाव आयोग निशाने पर बना रहा और अब विरोध की ये गाड़ी वोट चोरी की थ्योरी तक जा पहुंची है। हालांकि आज कांग्रेस के अंदर एक दुर्घटना भी हो गई। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री ने राहुल गांधी की वोट चोरी की थ्योरी को बकवास बताया था। आज कांग्रेस ने इसकी सजा देते हुए उनकी कुर्सी छीन ली। राजन्ना जो कि मंत्री थे, उनकी ओर से कहा गया था कि कर्नाटक में जब मतदाता सूची बनी थी तब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हमने कोई आपत्ति नहीं जताई, फिर अब शिकायत की क्या जरूरत है। कांग्रेस ने गड़बड़ी की निगरानी नहीं की तो ये हमारी नाकामी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को ज्यादा हाईलाइट किया था, लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि उन्हीं का एक मंत्री कांग्रेस को ही इस तरह से लपेट लेगा। अब उनकी ओर से यह सवाल उठाया गया तो फिर कांग्रेस ने उनकी मंत्री पद से छुट्टी कर दी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, राजनीति की दुनिया की हर हलचल आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब एक जरूरी सामाजिक पारिवारिक खबर, जनहित में अब वो खबर जो देश के हर उस नौकरी पेशा माता पिता को सावधान करने वाली है जो अपने छोटे बच्चों को डे केयर के भरोसे छोड़कर ऑफिस जाते हैं। केयर का मतलब होता है ख्याल, ख्याल रखना, परवाह करना, देखभाल करना, संभालना। लेकिन नोएडा के एक डे केयर ने इस शब्द के मायने पूरी तरह से बदल दिए। यहां एक नन्ही फूल सी बच्ची के साथ जो हुआ वो केयर के नाम पर हॉरर है, क्रूरता के इंतहा। डे केयर में मासूम बच्ची को न सिर्फ जमीन पर पटका गया बल्कि उसके साथ सितम के इंतहा की गई। यकीन मानिए आप तस्वीरें देखेंगे तो रो पड़ेंगे, गुस्से से फट पड़ेंगे। मैंने इन तस्वीरों को देखा तो कुछ देर के लिए सुन्न हो गई। जुल्म, जाती और हैवानियत की इस खबर को पढ़ना और दिखाना बेहद मुश्किल है, लेकिन जनहित में आप तक इसे पहुंचाना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप अगले कुछ सेकंड तक टेलीविजन की स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ा लें। कमरे के अंदर जमीन पर बिखरे खिलौनों के बीच एक लड़की की गोद में छोटी सी बच्ची है। इस लड़की ने पहले इस नन्ही सी जान का मुंह दबाया, फिर जमीन पर पड़े प्लास्टिक के बैट को पैर से उठाया और ताबड़तोड़ 5 बार मारा। इससे भी जी नहीं भरा तो प्लास्टिक के बल्ले से फिर से बच्ची को मारा। इसके बाद तो हद हो गई जब रोती बिलखती बच्ची के मुंह में पेंसिल जैसी कोई चीज घुसा दी। गाल पर अंधाधुंध कई थप्पड़ मारे गए। जाहिर है इससे बच्ची चुप होने के बजाय और बिलखने लगी, तो फिर उसका मुंह दबा दिया और बेरहमी ऐसी कि बच्ची का सिर दीवार से टकराया गया। इस बेदर्द और जालिम लड़की के सिर पर न जाने कैसी सनक सवार थी कि बच्ची को जमीन पर पटक दिया, और वो भी एक बार नहीं 2-2 बार पटका, जोर से पटका, पीठ पर हाथ मारा, फिर बच्चों के खेलने वाले स्लाइड से जानबूझकर लगातार 3 बार गिराया। पागलपन और वहशीपन की इंतहा ऐसी है कि चेहरे पर फिर से कई चांटे मारने के बाद मन नहीं भरा तो दोबारा दीवार पर इस बच्ची के सिर को टकराया और आखिर में चेहरे पर मुक्के से वार किया। जिस बच्ची के साथ यह हैवानियत हुई वो सिर्फ 15 महीने की है, और जिस लड़की ने यह सब कुछ किया वो डे केयर की नाबालिग मेड है। यह वीडियो यूपी के नोएडा का है, जहां बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोग रहते हैं। जिस बच्ची के साथ ये बेरहमी हुई उसके मम्मी पापा नोएडा के सेक्टर 137 की पारस टिएरा सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में ही ग्राउंड फ्लोर के एक 3 BHK फ्लैट में ब्लिपी नाम से एक डे केयर है, जहां इसी सोसाइटी में रहने वाली मोनिका और संदीप ने अपने 15 महीने की बच्ची का दाखिला कराया था। लेकिन जब 4 अगस्त को मोनिका ने बिटिया को डे केयर से घर लाया तो वो बिलख रही थी, तड़प रही थी, रो रही थी। उनके लिए समझ पाना मुश्किल था कि आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ है। इस बीच मोनिका जब बच्ची का लोअर बदलने लगी तो उसकी जांघों पर काटने के निशान देखकर वो चौंक पड़ी। बच्ची की दोनों जांघों पर काटने के निशान थे। मोनिका ने तुरंत बेटी को लेकर वो डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की जांघों पर दांत से काटने के निशान हैं। इसकी जानकारी मोनिका ने अपने पति संदीप को दी।
वो फिर ऑफिस से घर पहुंचे। उसी दिन 4 अगस्त को बच्चे के माता पिता डे केयर के मालकिन चारू के पास जा पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन डे केयर संचालिका ने फुटेज देने में आनाकानी की। 5 अगस्त को 112 पर कॉल किया गया, पुलिस के आने पर भी फुटेज देने में टाल मटोल की गई। 7 अगस्त को पुलिस की मदद से करीब 10.5 मिनट की फुटेज मिली, जिसमें बर्बरता के डरावने वाले सबूत दर्ज थे। 15 महीने की मासूम बच्ची के माता पिता हैरान रह गए। अफसोसनाक तो यह है कि सवाल पूछने पर डे केयर की मालकिन चारू और बच्ची के साथ हैवानियत करने वाली मेड ने उल्टे अभद्रता शुरू कर दी, धमकी देने लगे। ऐसे में पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने मुख्य आरोपी मेड और डे केयर की मालकिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब नोएडा पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या जो आरोपी मेड है वो इसी तरीके से और भी बच्चों को क्या परेशान करती थी, क्या उनको मारती पीटती थी। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन ये मामला बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि 15 महीने की बच्ची के साथ जिस तरह से मेड ने बेरहमी से मारपीट की, उसके शरीर पर घाव के निशान दिए, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी मेड नाबालिग है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी शिक्षा और बाल कल्याण अधिकारी को भी दी है ताकि हर पहलू की जांच की जा सके, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किया जा सके। थाना 142 में एक 15 महीने की बच्ची के साथ डे केयर में मारपीट की घटना उसके पेरेंट्स ने पुलिस को बताई। तत्कालीन पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और जो मेड थी, नाबालिग थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी को भी पुलिस द्वारा पत्राचार किया गया है ताकि अपने स्तर से वह कार्रवाई सुनिश्चित करें। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नोएडा के पीड़ित पेरेंट्स तो अब तक मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन 15 महीने की मासूम के साथ बर्बरता की वीडियो को देखकर नोएडा ही नहीं, देश भर के वो तमाम माँ बाप दहशत में हैं जो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ते हैं। सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपने बच्चे के लिए स्कूल चूज़ करें, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्लीज़ देखें कि कौन आपके बच्चे का ध्यान रखने वाला है, क्या वो बंदा ट्रेंड है कि नहीं है। गवर्नमेंट ने भी 6 मंथ सर्टिफिकेशन और 1 ईयर डिप्लोमा का मैंडेट दिया हुआ है। ऐसा स्कूल हो जहाँ पे हमें मतलब लाइव एक्सेस होना चाहिए मेन, ताकि हम देख सकें हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पे है, किनके हाथों में है। कि जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हैं तो अभी बोथ आर वर्किंग और हम चाहते हैं कि बच्चा जो हमारा डे केयर में जा रहा है वहाँ से कुछ सीख भी रहा है और हम उसको सेफली वापस ले रहे हैं, बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेज। डे केयर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। डेडिकेशन, समर्पण की भावना वाले लोग ही इस तरह के डे केयर चलाएंगे तो ही ये बेहतर होगा। ये वीडियो देखने के बाद अभी एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर आए कि हम क्या सही जगह पे बच्चे को छोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पे बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए, क्योंकि माँ और पिता बहुत ही विश्वास के साथ उस क्रैश में बच्चों को छोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि नाबालिग मेड ने छोटी सी बच्ची के साथ जुल्म की सारी हदें पार क्यों की? आखिर क्यों उसे इतना पटक पटक कर मारा गया? नन्ही सी बच्ची के जांघों पर दांत से काटा गया। इसके पीछे का मनोविज्ञान, दिमाग क्या हो सकता है? क्या चल रहा था उस लड़की के भीतर? अब उसे भी समझाने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल इमोशनल प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव समझ की, फॉर एग्जाम्पल कहाँ से मैं आया हूँ, मेरी परवरिश कैसे हुई है, जहाँ पे मारपीट को नॉर्मलाइज किया जाता है, ये सब रीजंस, पालन पोषण उनका कैसे हुआ, नॉर्मलाइज करना मारपीट को, कंट्रोल दिखाना बच्चे पे, ये हमारी जो सोसाइटी का एक एंस्टाइन प्रॉब्लम्स हैं, यही वहां पे भी प्रोजेक्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारे डे केयर एक जैसे हैं, लेकिन नोएडा की इस घटना ने हर किसी को डरा दिया है। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों को डे केयर में रखते हैं तो कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल आप ज़रूर रखें। सबसे पहले तो ये देखें कि डे केयर के पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं, यानी डे केयर के पास सरकारी मान्यता ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही कर्मचारियों के बैकग्राउंड और ट्रेनिंग के बारे में भी ज़रूर पता करें।
बच्चों के डे केयर से वापस लाने के बाद माता पिता को अपने बच्चों से सवाल पूछने चाहिए, जैसे आपका दिन कैसा रहा, क्या किसी बात ने आपको परेशान किया, क्या आप खुश थे। इस तरह के सवाल बच्चों की मनोदशा को समझने में मदद करेंगे। उनके भी ऊपर जो बीती होगी या दिन उनका जैसा गुजरा होगा वो आपसे वो शेयर करेंगे। इसके अलावा बच्चों के हाव भाव और व्यवहार को भी आप जरूर नोटिस करें। लेकिन जो बच्चे डे केयर में गुजारे वक्त को बयान नहीं कर सकते, उनके माता पिता बच्चे के शरीर की ठीक से पड़ताल करते रहें, उन्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, ताकि नोएडा जैसी घटना का पता लगाया जा सके। माँ बाप ये भी सुनिश्चित करें कि जिस डे केयर के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं वहां पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हों और इसकी हर पल की फुटेज माता पिता को जरूर मिले। उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों का संज्ञान रखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो अपनी व्यथा बता नहीं सकते, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है और डे केयर को लेकर सरकार को और ज्यादा गंभीरता बरते जाने की जरूरत है। इस मामले में और ज्यादा संजीदा होना होगा और जहां से भी इस तरह की तस्वीर बर्बरता की सामने आए, ऐसे में न सिर्फ उस मेड बल्कि डे केयर चलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो नजीर बने। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब वक्त है जनहित स्पेशल का। जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, बस वही हाल पाकिस्तान का भी है। 3 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, उसके सैन्य ठिकाने बर्बाद कर दिए, आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान है कि वो अपनी आदत से मजबूर है, इसीलिए घाव सहलाते हुए भी पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आता। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने 24 घंटों में 3 बयान दे दिए हैं। पहले बयान में मुनीर ने सिंधु नदी को लेकर परमाणु बम की धमकी दी है। दूसरे बयान में पाकिस्तानी जनरल से फिर से कश्मीर को गले की नस उसकी ओर से बताया गया है, जबकि अपने तीसरे बयान में मुनीर भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को ट्रक बता रहा है। वैसे तो इन तीनों बयानों में बयान नंबर 1 और 2 का जिक्र पाकिस्तान पहले भी करता आया है। नया बयान जो तीसरा वाला है वो नया है थोड़ा, लेकिन इन बयानों से ज्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी और बयानबाजी अमेरिका की धरती से दी है। बताया जा रहा है पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ धमकी के लिए अमेरिका की जमीन का इस्तेमाल किया है। और ऐसा इस माहौल में हुआ है जब भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का बम फोड़ा है। 50% अतिरिक्त ट्रैफिक लगा दिया है। एक तरफ ट्रंप ने टैरिफ के जरिए हमें परेशान करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर उसने आतंक के आका पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है। भारत के खिलाफ उकसाने वाला बयान उसी की धरती से मुनीर की ओर से दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की शह पर मुनीर ने परमाणु धमकी वाला बयान दिया है। यहां हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रंप की शह पर मुनीर ने क्या परमाणु धमकी वाला बयान दिया है। क्या ट्रंप भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उकसाने में लगातार लगे हुए हैं। क्या भारत पर ट्रेड प्रेशर के लिए पाकिस्तान का ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कई वो महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन तीनों सवालों का जवाब हम एक्सपर्ट्स के जरिए थोड़ी देर में देश के सामने रखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मुनीर के उस बयान का पोस्टमार्टम करते हैं जिसमें उसकी ओर से परमाणु धमकी दी गई है। असल में मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। करीब 1.5 महीने में मुनीर का ये दूसरा दौरा है। मुनीर अमेरिका में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 कार्यक्रम में वो शामिल हुए। पहला कार्यक्रम फ्लोरिडा के टैंपा में अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का था, जिसमें उन्होंने निवर्तमान कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला की तारीफ की, नए कमांडर को शुभकामनाएं दी। मुनीर की मुलाकात यहां अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन से भी हुई। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये उसी वक्त की हैं। इसके अलावा मुनीर एक दूसरे कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करने पहुंचे। टैंपा के ग्रैंड हयात होटल में एक कारोबारी ने डिनर होस्ट किया। इसी कार्यक्रम में मुनीर ने परमाणु बम का जिक्र किया। मुनीर की ओर से कहा गया कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करके वहां बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे।
ये मुनीर की ओर से बोला गया है। वैसे ये बयान सिर्फ भारत की धमकी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठकर मुनीर अमेरिका से आधा दुनिया को धमका रहा है और पूरी दुनिया उसके बयान को आज देख रही है। आप दर्शकों को बताते चले कि अप्रैल महीने की 22 तारीख को जब पहलगाम का हमला हुआ तो अगले 24 घंटे में भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था, जो कि 1960 से चला आ रहा था। सिंधु समझौते के तहत जम्मू कश्मीर से बहने वाली सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी पाकिस्तान जाता रहा है। भारत ने उस पानी को रोक रखा है, तब से समझौता स्थगित है और ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि भारत के हक का पानी भारत के नागरिकों को ही मिलेगा। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। भारत के इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। मुनीर की ताजा बौखलाहट की वजह से सावलकोट जल विद्युत परियोजना है। चिनाब नदी पर लंबे समय से लंबित सावलकोट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने पिछले हफ्ते ही ग्लोबल टेंडर लॉन्च किया है। 1984 से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग था। सिंधु समझौते की वजह से पाकिस्तान इस पर अड़ंगा लगाता रहा है, लेकिन अब भारत ने रामबन जिले से सिंधु गांव के पास सावलकोट पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी जल विद्युत परियोजना है। इस खबर से पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। मुनीर की इस परमाणु धमकी पर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है और इस बयान के मायने को समझा है। हमेशा कंसर्न था कि पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारी दुनिया के लिए खतरा है। ये खाली एक भारत के लिए या किसी और ऐसे देश के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए इस तरह खतरा है। तो ये बात को एक बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए और ख़ास तौर से अगर वो अमेरिका से ऐसी बात करते हैं तो जो अमेरिका आजकल उनके साथ थोड़ी दोस्ती दिखा रहा है उसको भी एक बार सोचना चाहिए ठहर के कि क्या जो ये कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं या उनके सपोर्ट की वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस बात को उनको देखना चाहिए। मई महीने में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया था, तब ट्रंप के बुलावे पर जून में जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए थे। ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में डिनर पर भी बुलाया था। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उसी वक्त की है, लेकिन दूसरी तस्वीर इस बार के दौरे की है। अमेरिका में मुनीर का विरोध भी हो रहा है। इमरान खान की पार्टी के समर्थकों ने मुनीर के पोस्टर पर जूते मारकर अपने गुस्से का इजहार किया है। पाकिस्तान के लोग ही मुनीर की तस्वीर को जूते मार रहे हैं और अमेरिका में रहने वाले इन्हीं पाकिस्तान के लोगों के बीच मुनीर ने एक और बयान दिया है। मुनीर की ओर से कहा गया है, भारत हाईवे पर आती हुई मर्सिडीज की तरह है, लेकिन पाकिस्तान तो बजरी से भरा डंप ट्रक है। अब इसे समझा देते हैं, अगर ट्रक कार से टकराता है तो नुकसान किसका ज्यादा होगा। शेखी बघारने के चक्कर में मुनीर ने सेल्फ गोल कर लिया। मान लिया कि पाकिस्तान गड्ढे में गिरा हुआ देश है। मुनीर ने ट्रक और कार की तुलना भारत को कमजोर दिखाने के लिए की थी, लेकिन इससे उसके देश की जमीनी हकीकत का पता चलता है। और अब तो पूरी दुनिया ये जान गई है कि पाकिस्तान ने भारत से भिड़कर अपनी कब्र खुद ही खोदी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने 24 अप्रैल से 30 जून के बीच के नुकसान की जो रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक भारत के विमानों के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद करके लगभग 127 करोड़ का नुकसान कर लिया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और दशाओं में भारत मर्सिडीज है और वे एक गार्बेज के ट्रक हैं, तो ये उन्होंने स्वीकारा है। उनके हिसाब से पाकिस्तान दूसरों को का विनाश करने में, चाहे वो आतंकवाद हो चाहे वो और तरीके हों, उसमें लिप्त है और वो नहीं चाहता कि सड़क पर नियम के हिसाब से यातायात हो।
मुनीर ने अमेरिका जाकर कश्मीर का राग अलापा है। भारत पहले से कहता रहा है कि कश्मीर पर किसी तीसरे मुल्क से बातचीत की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताता रहा है। अब एक बार फिर मुनीर ने अमेरिका जाकर कश्मीर के गले की उसे नस बताया। मुनीर की ओर से कहा गया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है। जैसा कि कायदे आजम ने कहा था, कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। ये पहली बार नहीं है जब कश्मीर को मुनीर ने गले की नस बताया हो। इसके पहले अप्रैल महीने में वो पहलगाम हमले से पहले भी इसी शब्द का जिक्र कर चुके थे। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. जो बात मुनीर पहले पाकिस्तान में बैठकर बोला करता था, वही बातें अब वो अमेरिका जाकर बोल रहा है और ट्रंप की शह पर बोल रहा है। भारत सरकार ने मुनीर के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ साफ कहा है, परमाणु हथियार की धमकी पाकिस्तान की आदत रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है। जहां सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिली हुई है, ये भी खेदजनक है कि ये टिप्पणियां किसी मित्र देश की धरती से की गई हैं। भारत ऐसे धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। जितने भी युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ, बुरी तरह से वो मात खाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं, बाज नहीं आता। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के फतेहपुर में एक धर्मस्थल को लेकर छिड़े विवाद की करते हैं। फतेहपुर के आबू नगर में एक मकबरा है जिसके मंदिर होने का दावा करते हुए आज बहुत बड़ी संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ता वहां पूजा पाठ करने के लिए जा पहुंचे और उसके बाद वहां पर मच गया बवाल। एक तरफ हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे लिए भी, दूसरी ओर घरों की छत से पत्थरबाजी करते हुए लोग और बीच में एक धर्म स्थल को घेरे हुए पुलिस और प्रशासन की टीम। तस्वीरें फतेहपुर के आबू नगर ईदगाह की हैं, जहां मौजूद एक मकबरा उत्तर प्रदेश में धार्मिक विवाद का नया अखाड़ा बन गया है। जब सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सोमवार की सुबह मकबरे में पूजा पाठ करने पहुंच गए। हालांकि तनाव की आशंका के चलते मकबरे के आसपास पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन सुरक्षा के सभी इंतजामों को धत्ता बताते हुए भीड़ मकबरे में जा घुसी। इसी दौरान किसी शख्स ने मकबरे पर भगवा झंडा लहरा दिया, जिसके बाद मौके पर दूसरे पक्ष के लोग जमा हो गए और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही आसपास के घरों से भीड़ पर पथराव शुरू हो गया। देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। हिंदू संगठनों के मुताबिक ये मकबरा दरअसल ठाकुर जी और भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था। इस इमारत की दीवारों पर कमल, त्रिशूल समेत कई हिंदू धार्मिक प्रतीक मौजूद हैं, लेकिन मंदिर को तोड़कर मकबरे का रूप दे दिया गया। जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये अब्दुल समद का मकबरा है। इसका निर्माण करीब 500 साल पहले मुगल काल में हुआ था, जिसका जिक्र इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में भी है। इस शासन ने कहा है कि हाँ वो मंदिर है, वो देखने गए हैं, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल हैं, और कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में अगर कोई बता दे कि वहाँ कमल का फूल बना है, वहाँ त्रिशूल है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। हाँ, अकबर के पोते ने बनवाया। सोमवार की सुबह फतेहपुर में हुए बवाल के दौरान
मकबरे में दाखिल हुई भीड़ ने इमारत में तोड़फोड़ की कोशिश की। इस घटना से नाराज मुस्लिम संगठनों ने प्रशासन पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। वहीं फतेहपुर में हुए उपद्रव पर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है कि फतेहपुर का माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। फतेहपुर का जो विवाद है उस पर क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम के बीच का विवाद, कोई विवाद होगा तो जांच किया जाएगा, जांच करके जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तराखंड पर कुदरत के क्रोध की। धराली में आई आपदा से उत्तराखंड वैसे ही नहीं उबरा है कि अब राज्य में भारी बारिश से हालात खराब हो चले हैं। राजधानी देहरादून में इस बारिश ने बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। सड़कों पर सैलाब की शक्ल में बारिश का पानी, उफनती लहरों की चपेट में आकर बहते मवेशी, सब कुछ साथ बहा ले जाने पर आमादा नदी। ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। बादल फटा हुआ है। ये जो दुकान है, ये दुकान तो गई इसमें 5-6 दुकानें पहले भी थी। जहां रविवार देर रात से शुरू हुई बेहिसाब बारिश ने पूरे देहरादून की तस्वीर बदल डाली। मौसम विभाग ने देहरादून में पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा था, लेकिन जब बादलों ने कहर बरपाना शुरू किया तो पूरा देहरादून दहल उठा। वहीं आवारा कुत्तों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम नगर निगम आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़ना शुरू करे। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्टरलाइज और इम्यूनाइज कर डॉग शेल्टर में रखने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस कार्रवाई में बाधा डालने की इजाजत ना दी जाए। अगर कोई भी बाधा डालेगा तो इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की तरह देखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शुरू में 5000 कुत्तों के हिसाब से शेल्टर होम बनाए जाएं, फिर इनकी संख्या और क्षमता को बढ़ाया जाए। सुनवाई के दौरान कुछ डॉग लवर्स की ओर से दखल देने का प्रयास किया गया तो कोर्ट ने किसी को भी सुनने से मना कर दिया। जस्टिस पारदीवाला ने साफ साफ कहा कि वो जनहित में आदेश दे रहे हैं, यहां भावुक बातों की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आवारा कुत्ते रातों रात पालतू नहीं बन जाएंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता निपुण सहगल। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उसकी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और इसके लिए सड़कों और गलियों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है। फिलहाल तो कोर्ट का यह आदेश दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के लिए है, लेकिन जिस तरह से देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके मद्देनजर संभव है कि भविष्य में इस सुनवाई का दायरा बढ़ा दिया जाए। और अब आज का जनहित मंत्र। यहां घायल तो हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका सही मायनों में सिर्फ वही जिंदा है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।